हेलो एवरीवन, दिस इज सीए शेजल एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द कॉमर्स विलेज। हम आ गए लेक्चर 4 ऑफ टूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पे। इससे पहले मैंने क्या बताया था आपको, डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के बीच में क्या डिफरेंस है कि जो नॉर्मल एक्सपेंसेस, इनकम्स, गेन्स, लॉसेस होंगे वो नॉमिनल अकाउंट में आएंगे, बट अगर उनके नाम के आगे या पीछे कुछ प्रीफिक्स अफिक्स जुड़ जाते हैं तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या था, क्यों उनको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मानते हैं, कैसे उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, ये कैसे उनके ऊपर रूल कैसे लगता है डेबिट या क्रेडिट वाला, ये सब कुछ भी मैंने आपको विद लॉजिक एवरीथिंग एक्सप्लेन किया था सब कुछ पिछले लेक्चर में। आज हम क्या करेंगे, ट्रेडिशनल अप्रोच की सारी थ्योरी खत्म हो चुकी है हमारी, इसीलिए हम आज क्वेश्चन करने आए हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए ऐसा है, आपको ऑब्वियसली अपनी बुक से प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है, जो भी क्वेश्चन है सब कुछ आपको प्रैक्टिस करना है। ये क्वेश्चन मैं इसलिए लेकर आई हूँ, इस एक क्वेश्चन मैंने कई सारी ट्रांजैक्शंस को कवर किया हुआ है ताकि यहाँ से आपका मतलब मैक्सिमम रिवीजन हो सके। ठीक है, ये क्वेश्चन करने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आप कोई भी ट्रांजैक्शन बना सकते हो, मतलब उसकी एंट्रीज कर सकते हो, उसका अकाउंट आइडेंटिफिकेशन, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट लगाना, ये सब कुछ आप समझ सकते हो खुद से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा। 19 ट्रांजैक्शन है पूरे, उसको प्रैक्टिस करते करते। ठीक है, चलिए, इसीलिए इतना बड़ा सा क्वेश्चन ताकि इसमें मैक्सिमम चीजें कवर की जा सके एंड एक होलसम क्वेश्चन बन जाए कि इसको आप एग्जाम के पहले रिवाइज करके जाओगे तो आपका सब कुछ कवर हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, चलो, तो हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखिए करते क्या, करना क्या है इसमें। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल, रियल या नॉमिनल, ये बताना है आपको एंड आइडेंटिफाई करना है कि किस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, किसको क्रेडिट किया जाएगा और क्यों, विद रीजन बताना है। तो रीड करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला ट्रांजैक्शन देखिए, यहाँ पे मैंने ना इसके हिसाब से एक फॉर्मेट भी प्रिपेयर कर लिया। ट्रांजैक्शन लिखेंगे पहले, फिर लिखेंगे कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है, देन नेचर क्या है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, देन डेबिट कौन सा होगा, क्रेडिट कौन सा होगा एंड कितने से, एंड रीजन क्या है उसका, वो रूल क्या लगेगा। चलो अब पढ़ते हैं। ₹10 लाख डिपॉजिटेड इन बैंक बाय मोहन while स्टार्टिंग द बिजनेस। यानी कि कैपिटल आ चुका है 10 लाख रुपए का, मोहन ने इंट्रोड्यूस किया है, सिंपल सी बात ये है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रांजैक्शन लिखते हैं अपना, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, मैंने ट्रांजैक्शन समरी लिख दी। कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है यहाँ पर, सबसे पहला मेरा कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि कैपिटल आ रहा है बिजनेस में। ठीक है, दूसरा कौन इफेक्ट होगा, बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक में पैसे आ रहे हैं। ठीक, तो अगर कैश में पैसे आ रहे होते तो कैश अकाउंट इफेक्ट कर देते, सिंपल। अब देखो नेचर ऑफ अकाउंट क्या है यहाँ पे, सबसे पहली चीज क्या हो रही है, पर्सनल अकाउंट है कैपिटल अकाउंट जो है, क्योंकि इट इज रिप्रेजेंटिंग द ओनर, तो इट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, ओके, ओनर ने पैसे दिए हैं ना यहाँ पे, तो इसीलिए कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो रहा है। दूसरा बैंक अकाउंट भी यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है और वो भी एक पर्सनल अकाउंट है। ध्यान रखना, ऑल्दो बच्चे यहाँ पे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि अगर कैश रियल अकाउंट है तो बैंक रियल अकाउंट क्यों नहीं है। बैंक बेटा एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटिंग अ कॉर्पोरेट एंटिटी और इसीलिए हम इसे पर्सनल अकाउंट मानते हैं, तो ये पॉइंट ध्यान रखना, बैंक पर्सनल अकाउंट होता है हमेशा। अब पर्सनल अकाउंट है दोनों, तो इसका रूल लगा दो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है यहाँ पे, ओनर इज द गिवर। तो ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल अकाउंट, ही इज द गिवर, तो हम कैपिटल अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट द गिवर के रूल से। कितना अमाउंट, 10 लाख। अच्छा, और रिसीवर कौन है, ऑब्वियसली द बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट में पैसे रिसीव हो रहे हैं एंड डेबिट द रिसीवर के रूल से हम यहाँ पर 10 लाख रुपीज लिख देंगे। क्लियर, चलो अब हम लोग सेकंड पे आ जाते हैं। ऐसे ही बस आपको यहाँ पर अकाउंट्स इन्वॉल्व आइडेंटिफाई करने हैं, वो किस टाइप के हैं और उसका रूल लगा दो। सेकंड वाला देखो आप, हाँ, परचेस्ड गुड्स वर्थ 2 लाख फ्रॉम रमेश ऑन क्रेडिट। हम परचेज करके लाए कुछ गुड्स क्रेडिट पे, किससे, रमेश से लेकर आए और हमने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं। तो ध्यान से देखो कौन कौन से अकाउंट्स इफेक्ट होंगे, परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। तो सबसे पहले तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, परचेज अकाउंट। ठीक है, क्योंकि जब भी हम कोई गुड्स परचेज करके लाते हैं तो परचेज अकाउंट इफेक्ट होगा। ठीक, और दूसरा कौन इफेक्ट होगा, यहाँ पे मैंने पैसे तो दिए नहीं, क्रेडिट पर सामान लिया है, इसीलिए एक लायबिलिटी खड़ी हो जाएगी ट्रेड पेबल्स नाम की। ठीक है,
परचेज इंक्रीज हो जाएगा मेरा परचेज अकाउंट, और ट्रेड पेबल्स एज अ लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे इनको बाद में पैसे लौटाने हैं। अब जरा इसमें नेचर ऑफ अकाउंट समझते हैं। परचेज अकाउंट हमेशा नॉमिनल अकाउंट माना जाता है, इसको मानते हैं कि एक एक्सपेंस है। ठीक है, और ट्रेड पेबल्स जो है वो कौन है, किसको, वो किसी वो या तो कोई आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है या फिर कोई नेचुरल ह्यूमन बीइंग हो सकता है ट्रेड पेबल, तो उसको हम हमेशा पर्सनल अकाउंट मानते हैं। अब रूल लगा दो इनके। परचेज जो है वो मेरा एक्सपेंस है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रीजन क्या है, एक्सपेंस है। और कितने का सामान परचेज किया था हमने, 2 लाख रुपीज का सामान परचेज किया है, तो 2 लाख रुपीज मैं डेबिट कर दूंगी। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस के रूल्स है नॉमिनल अकाउंट के। ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। और ट्रेड पेबल्स क्या है, क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट द गिवर वाला रूल लग जाएगा पर्सनल अकाउंट का, क्रेडिट द गिवर, एंड हेंस हम 2 लाख रुपए यहाँ पे ट्रेड पेबल्स में क्रेडिट कर देंगे। और देखो मेरा यहाँ पर इक्वल इक्वल दोनों साइड आ रहा है, डेबिट एंड क्रेडिट, 10 लाख 10 लाख, 2 लाख 2 लाख। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड पे। sold goods worth 1,50,000 to सुरेश and received payment by चेक। क्या हुआ है कि मैंने कुछ गुड्स सेल किए हैं सुरेश को 1,50,000 रुपीज पर, और वो भी पेमेंट जो है वो मैंने तुरंत का तुरंत रिसीव भी कर लिया है। तो करते हैं इसको, सोल्ड गुड्स फॉर, और या फिर लिख दो ऑन पेमेंट बेसिस, पेमेंट बेसिस पे मैंने सेल किए हैं गुड्स। ठीक है, कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, जब भी मेरा स्टॉक जो या मेरे गुड्स जो है वो सेल होंगे तो सेल्स अकाउंट पे इफेक्ट आएगा। परचेज होगा तो परचेज अकाउंट, सेल्स होगा तो सेल्स अकाउंट। फिर दूसरा कौन होगा यहाँ पे, मेरा एक जो मेरा बैंक अकाउंट है वो बढ़ जाएगा यहाँ पे, बिकॉज मैंने पेमेंट जो है वो तुरंत का तुरंत रिसीव कर लिया है यहाँ पर। तो इसीलिए बैंक अकाउंट पे इफेक्ट आएगा। ध्यान रखना कि क्वेश्चन में कैश बोला है या बैंक बोला है, उसी हिसाब से इफेक्ट करोगे आप अकाउंट को। ठीक है, अब टाइप ऑफ अकाउंट देख लेते हैं एक बार। सेल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, इस पे रूल क्या लगेगा, क्रेडिट ऑल इनकम्स, क्योंकि ये मेरी इनकम है जो मैंने सेल किया है। तो 1.5 लाख रुपए यहाँ पर मैं क्रेडिट साइड में लिख दूंगी, सेल जो है वो क्रेडिट हो रहा है, सेल अकाउंट। और फिर बैंक अकाउंट क्या है, अगेन पर्सनल अकाउंट है, और इस बार बैंक ने रिसीव किया है, बैंक इज द रिसीवर एंड वी डेबिट द रिसीवर, इसीलिए यहाँ पर हम 1.5 लाख रुपए लिख देंगे। ठीक है, फोर्थ वाले पे आ जाओ फटाफट। परचेज फर्नीचर वर्थ 50,000 बाई चेक, मैंने फर्नीचर परचेज किया, चेक से परचेज किया। तो आपको अच्छे से पता है फर्नीचर, मैं अब बहुत लंबे लंबे ट्रांजैक्शंस नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, कौन कौन से अकाउंट से इफेक्ट होंगे, एक तो फर्नीचर आ गया मेरे पास, है ना, फर्नीचर इंक्रीज हो गया। दूसरा क्या हुआ, मेरे पास से कैश कम हो गया, मतलब मैंने बैंक में सॉरी पेमेंट किया है, तो बैंक अकाउंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। आइडेंटिफाई करो, रियल अकाउंट है फर्नीचर, क्यों, क्योंकि इट इज अ टैंजिबल एसेट, एंड डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल लग जाएगा, बिकॉज फर्नीचर इज कमिंग इन। ठीक है, तो इट कम्स इन, और हम इसको डेबिट कर देंगे, 50,000 का था शायद। ठीक है, दूसरा है बैंक अकाउंट, पर्सनल है अगेन। ओके, और यहाँ पे क्या रूल लगेगा, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो बैंक यहाँ पर गिवर है। ओके, ये है गिवर, इसीलिए 50,000 क्रेडिट हो गया। ठीक है, ओके। पेड सैलरीज ऑफ 15,000, यहाँ पर मैंने एक्सपेंसेस को पे किया। सैलरी क्या है, सैलरी जो है वो मेरा एक एक्सपेंस है। ठीक है, और यहाँ पर उसको पे किया गया है, तो जब भी कोई एक्सपेंस का पेमेंट होगा ना, तो उसी नाम से एक अकाउंट खुल जाएगा। एक्सपेंस का पेमेंट हो गया, इनकम रिसीव होगी, तो उसका उसके नाम से आप अकाउंट खोल दोगे। यहाँ पे लिखो सैलरीज पेड। अब कुछ ये तो लिखा नहीं है बैंक में हुआ है कैश में हुआ है, तो चलो हम कैश मान लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, सबसे पहले सैलरीज अकाउंट इफेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लिखेंगे कितनी सैलरी गई, मेरा एक्सपेंस है। दूसरा मैंने कैश अकाउंट इफेक्ट कर दिया, सैलरीज जो है वो मेरे सैलरी अकाउंट बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि सैलरी एक एक्सपेंस है, मैंने ये एक्सपेंस का पेमेंट कर दिया, तो एक्सपेंस मेरा बढ़ गया ना। जब एक्सपेंस का पेमेंट हो तो एक्सपेंस बढ़ जाएगा, इसलिए सैलरी अकाउंट बढ़ जा रहा है। ओके, अब टाइप ऑफ अकाउंट आइडेंटिफाई करो, ये नॉमिनल अकाउंट है बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस, ये रियल अकाउंट है, टैंजिबल एसेट है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस का रूल लगेगा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे इसको डेबिट कर देंगे। ठीक है, 15,000 रुपए की सैलरी हमने पेमेंट करी है, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल यहाँ पे लग जाएगा, गोज आउट, क्योंकि यहाँ पर कैश जो है वो जा रहा है बिजनेस से, तो 15,000। क्लियर, ओके। अब पर आते हैं
सिक्स्थ है पेड इंटरेस्ट 5,000 बट 1,000 वॉज स्टिल पेबल, अक्रूड था। ठीक है, 5,000 रुपए का टोटल एक्सपेंस, टोटल इंटरेस्ट जो है वो मुझे पे करना था, इसमें से 4,000 ही मैंने पे किया, 1,000 जो है वो इनकर कर लिया है लेकिन अभी पे नहीं किया है। ये पेड है, ये इनकर्ड है बट नॉट पेड है, इसीलिए आप अच्छे से जानते हो इसको हम आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बोलेंगे। कोई ऐसा एक्सपेंस जो मैंने इनकर कर लिया मगर अभी तक पेमेंट नहीं किया है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं हम इंटरेस्ट पेड। सबसे पहले तो इंटरेस्ट अकाउंट इफेक्ट होगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि अक्रूवल अजम्पशन बोलेगा कि 5,000 रुपया का आपका एक्सपेंस तो हो ही गया है, तो आपको ये एक्सपेंस पूरा रिकॉर्ड करना पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ता उसमें से कितना पे किया नहीं किया, आपने इनकर कर लिया ना तो एक्सपेंस मान लो उसको। ठीक है, तो हमने इसको क्या माना, ये पहली बात तो मेरा नॉमिनल अकाउंट है, दिस इज एन एक्सपेंस, और एक्सपेंस है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी रीजन, और 5,000 पूरा का पूरा डेबिट करूंगी अक्रूवल अजम्पशन के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे लिख भी देती हूँ आपके लिए कि पूरा 5,000 क्यों है, 4,000 प्लस 1,000, बिकॉज दिस इज अक्रूवल अजम्पशन, चाहे पे किया या नहीं किया फर्क नहीं पड़ता, लिखो अगर एक्सपेंस इनकर्ड है तो। ठीक है, और कौन इफेक्ट हुआ, मैंने ध्यान करोगे मैंने कैश भी पेमेंट किया, कैश पेमेंट किया बैंक से किया है, कुछ लिखा नहीं है, कैश पेमेंट मान लेते हैं। कैश अकाउंट मान लो इफेक्ट हुआ है, क्या है वो एक रियल अकाउंट है, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल लग जाएगा यहाँ पे, क्योंकि कैश चला गया है बाहर, कितने का, 4,000 रुपए का। अभी भी इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रही, ऊपर देखो यहाँ तक, अभी तक सारी इक्वेशन बैलेंस होती हुई आई है, हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है 10 लाख 10 लाख 2 लाख 2 लाख, यानी कि इक्वल डेबिट एंड क्रेडिट आ रहा था अभी तक। पंगा तो यहाँ पर हो गया है जब डेबिट में 5,000 है और क्रेडिट में सिर्फ 4 ही हजार है, तो अब क्या होगा, हम क्या खोलेंगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट खोल देंगे। ये क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, एट लेंथ मैंने बात करी है पिछले चैप्टर में इसके ऊपर, पिछले लेक्चर में, तो यहाँ पर इसको लिख दो पर्सनल अकाउंट है ये, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द पर्सन हु हैज टू टेक इंटरेस्ट फ्रॉम मी। अब इस पे कौन सा रूल लगेगा, सबसे पहले मैंने आपको बोला था आपको अपने आप से दो सवाल करने, कि क्या ये किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जी हाँ बिल्कुल रिप्रेजेंट कर रहा है उस बंदे को जो जिसको मुझसे इंटरेस्ट लेना है, और दूसरा सवाल आपको करना था, डू वी हैव टू गिव देम एनीथिंग और रिसीव एनीथिंग, क्या मुझे उन्हें कुछ देना है, कुछ में क्या आता है, मनी या सर्विस कुछ भी हो सकता है वो, क्या मुझे कुछ देना है या कुछ रिसीव करना है, क्या मुझे कुछ देना है या रिसीव करना है, तो हाँ भाई मुझे कुछ देना है, क्या देना है, मनी देना है उनको फ्यूचर में। तो अब यहाँ पर सिंस आई हैव टू गिव, तो क्रेडिट द गिवर का रूल लग जाएगा, और मैं क्या बोलूंगी यहाँ पे, गिवर, और इसीलिए ये जो 1,000 अभी नहीं दिया हुआ है ये हम 1,000 क्रेडिट कर देंगे, बिकॉज दिस अकाउंट इज द गिवर अकाउंट। ठीक है, इसी अकाउंट में से बाद में पैसे चले जाएंगे। ओके, समझ आ रहा है ना, अगर आपको ये वाला पूरा समझना है ना ढंग से कि पर्सनल अकाउंट पे मैंने रूल कैसे लगाया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट पे, तो पिछला वाला लेक्चर जरूर देखना जाके। ठीक है, काफी काम आएगा आपके। ओके, सेवेंथ वाला देखते हैं, इन्वेस्टेड 2 लाख इन 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। भाई कभी भी ना आपको ऐसे क्वेश्चन लिख के दे 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, हमेशा क्या होता है, ये इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, जो गवर्नमेंट है ना, सरकार है, वो कुछ ऐसे बॉन्ड्स डिबेंचर्स वगैरह निकालती रहती है, तो ये क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो पैसा, तो 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया मैंने उसी में। ठीक है, और ये 10% क्या डिनोट करता है, इंटरेस्ट रेट डिनोट करता है, कि हम आपको 10% इंटरेस्ट देंगे, गवर्नमेंट कह रही है ये। चलो, अभी 2 लाख रुपए में का इन्वेस्टमेंट मैंने किया है, और ये नहीं लिखा है कि मैंने कैश में किया, बैंक में किया, कैसे किया, तो हम चुपचाप से, ओ गॉड, हम चुपचाप से यहाँ पे कैश मान लेते हैं, बैंक मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं। इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कौन कौन से यहाँ पर हमारे अकाउंट्स इफेक्ट हुए, एक तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट इफेक्ट हुआ, क्योंकि मेरे इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो बढ़ गए इसके कारण। ठीक, दूसरा क्या हुआ, क्योंकि मैंने पैसे दिए हैं इसमें, तो कैश कम हो जाएगा मेरा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या है, इट इज एन असेट फॉर मी, तो ये मेरा रियल अकाउंट हो जाता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक असेट होता है। ठीक है, तो और सारे एसेट रियल अकाउंट में आते हैं एक्सेप्ट फॉर डेटर्स एंड बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट क्या है, अगेन इट इज अ रियल अकाउंट। अच्छा, तो रूल क्या लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, राइट, तो रियल अकाउंट में इन क्या आ रहा है, दिस कम्स इन इन्वेस्टमेंट एंड दिस गोज आउट व्हाट, कैश। तो अब मैंने कितने का इन्वेस्टमेंट किया था, इतनी बातें करके मैं यही भूल गई, 2 लाख रुपए। ठीक है, तो 2 लाख रुपए यहाँ पर हो गया डेबिट,
इन्वेस्टमेंट, और क्रेडिट हो गया कैश। ठीक है, चलो एट्थ वाला करेंगे अब। हाँ जी, रिसीव 2000 एज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स इन कैश। अब क्या हुआ है, मेरे को 2000 रुपीज एज इंटरेस्ट मिले हैं, तो एक इनकम हो गई मेरी इसके कारण। ठीक है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिसीव्ड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले तो मेरी एक इनकम हुई है, किस नाम से, इंटरेस्ट नाम की इनकम हुई है, तो इंटरेस्ट अकाउंट यहाँ पर इफेक्ट होगा क्योंकि वो बढ़ जाएगा, मेरी इनकम बढ़ जाएगी। दूसरी चीज क्या होगी, मेरा साथ में कैश भी बढ़ जाएगा क्योंकि मेरे पास पैसे आ गए। तो इंटरेस्ट अकाउंट क्या है, मेरी इनकम है, तो नॉमिनल अकाउंट हो गया, नॉमिनल अकाउंट। एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स का रूल लग जाएगा, तो सिंस दिस इज एन इनकम, तो वी आर गोइंग टू क्रेडिट द अमाउंट 2000 दिस। कैश में क्या होगा, रियल अकाउंट, मुझे अब बोलने की जरूरत ही नहीं है, सॉरी, कम्स इन, डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। लीज्ड आउट ओल्ड प्रॉपर्टी एंड रिसीव्ड 5000 रेंट इन एडवांस। क्या किया मैंने, एक पुरानी प्रॉपर्टी पड़ी हुई थी मेरे पास, लीज आउट कर दिया मैंने इसको। लीज आउट करने का मतलब क्या है, रेंट आउट कर देना, किराए पे चढ़ा दिया उसको, इतना समझ लो अभी के लिए। ठीक है, इट वॉज रेंटेड आउट एंड आई रिसीव 5000 रेंट इन एडवांस। प्लीज ध्यान से पढ़ना बेटा, सिर्फ 5000 रेंट पढ़ के मत रह जाना, ठीक है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 5000 का अमाउंट मैंने इन एडवांस रिसीव किया है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, रेंट रिसीव इन एडवांस, कुछ रेंट एडवांस में रिसीव की है मैंने, तो रेंट इन एडवांस, ये एक मेरा अकाउंट खुल जाएगा। एंड दूसरा कैश अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, कैश अकाउंट मान लिया मैंने। अब रेंट इन एडवांस है, मैंने क्या बोला था, नॉमिनल अकाउंट, गलती से भी मत लिख देना यहाँ पे ये मान के कि ये तो रेंट है, ये नॉमिनल अकाउंट बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान करो कि ये मैंने क्या बोला था, एक प्रीफिक्स या सफिक्स लगा हो तो उसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मानोगे। ये रेंट मुझे एडवांस में रिसीव हुई है, इसीलिए ये मेरा पर्सनल अकाउंट बन जाता है। दिस represents द पर्सन हु हैज गिवन मी द रेंट इन एडवांस, यानी कि माई टेनेंट। ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टेनेंट को। अभी मैं रूल भी लगा कर दिखाऊंगी। सबसे पहला सवाल आपको क्या करना है कि क्या ये किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ कर रहा है, किसको कर रहा है, टेनेंट को कर रहा है। दूसरा सवाल क्या पूछना है, डू वी हैव टू गिव समथिंग टू समवन और वी हैव टू रिसीव समथिंग फ्रॉम समबडी। तो क्या है, वी हैव टू गिव समथिंग टू समबडी नाउ इन फ्यूचर। क्या गिव करना है मुझे, रेंटल सर्विसेज, उसने मेरे को पैसा दे दिया है, मुझे फ्यूचर में गिव करना है। क्या गिव करना है, या तो मनी हो सकता है या तो सर्विस हो सकता है। इस केस में मेरे को कोई मनी गिव आउट नहीं करना, मुझे रेंटल सर्विसेज गिव आउट करनी है, और सिंस गिव करना है इसीलिए क्रेडिट द गिवर का रूल लग जाएगा। आई एम गोइंग टू क्रेडिट द अमाउंट। ठीक है, इसी में मैं दोबारा से अमाउंट भूल गई, 15,000 था शायद, 5,000। ठीक है, तो 5,000 मैं यहाँ पे क्रेडिट कर दूंगी, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। कैश अकाउंट में क्या हो रहा है, सिंपल सी बात है, रियल अकाउंट है, पैसा आ गया है, दिस हैज कम इन, तो इसीलिए डेबिट व्हाट कम्स इन, ये डेबिट हो गया। क्लियर, ओके। चलो टेंथ वाला देखते हैं। डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी, 7,000 रुपए का डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ है। ध्यान रखना हमेशा कि डेप्रीसिएशन क्या होता है, एक तरीके से एक नॉन कैश एक्सपेंस माना जाता है। डेप्रीसिएशन एक्चुअली क्या होता है, हर साल जो हमारे पास फिक्स एसेट्स पड़े हैं ना, उसकी वैल्यू में कुछ गिरावट आती रहती है और उसी को हम डेप्रीसिएशन बोलते हैं। अब इसको नॉन कैश एक्सपेंस कंसिडर किया जाता है, क्यों करा जाता है ये हम डेप्रिसिएशन के चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी बस इतना मान लो, दिस इज एन एक्सपेंस। और अगर कोई चीज एक एक्सपेंस है तो क्या हो रहा है, उसको मैं क्या करूंगी, नॉमिनल अकाउंट मान लूंगी सिंपली। ठीक है, अच्छा, तो अब डेप्रिसिएशन के केस में क्या होगा, ध्यान से देखना, थोड़ा सा अलग सा है। ये भी थोड़ा सा अलग सा था, तो मार्क कर सकते हो इसको, इज इम्पोर्टेंट। डेप्रीसिएशन मान लो मुझे लगाना है, इसमें कौन कौन से अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं। सबसे पहले तो एक डेप्रीसिएशन का अकाउंट आ रहा है, बिकॉज मेरा एक एक्सपेंस लग रहा है, यहाँ पे मैंने बोला था एक्सपेंस लग रहा हो तो उसका अकाउंट खोला जाएगा, डेप्रीसिएशन अकाउंट। ठीक है, दूसरा कौन इफेक्ट हो रहा है यहाँ पे, जो मेरा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट है ना, क्यों, क्योंकि प्लांट, देखो डेप्रीसिएशन क्या हो रहा है, डेप्रीसिएशन इज एन एक्सपेंस, और वो एक्सपेंस इस वक्त इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है मेरा। जबकि क्या हो रहा है, प्लांट एंड मशीनरी में क्या हो रहा है, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, उसी को तो डेप्रिसिएशन बोलते हैं, तो उसकी वैल्यू हम बुक्स में से डिक्रीज कर देंगे। डेप्रिसिएशन मैंने बोला एक्सपेंस है, तो
नॉमिनल अकाउंट बन जाएगा एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस का रूल लग जाएगा। तो यहां पर मैं डेबिट में उसका अमाउंट लिख दूंगी। अमाउंट क्या है? 7,000 है, तो 7,000 मैं डेबिट साइड में लिख दूंगी। दूसरा क्या हो रहा है? प्लांट एंड मशीन क्या था? मेरा एक रियल अकाउंट था। वाई? बिकॉज दिस इज अ टैंजिबल एसेट। और यहाँ पे क्या रूल लग जाएगा हमारा? क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल लग जाएगा। दिस गोज आउट, ये जो वैल्यू है ना प्लांट एंड मशीनरी की, वो चली गई बाहर। एक तरीके से ऐसा मान लो कि वो वैल्यू कम हो गई, मतलब बाहर चली गई बिजनेस में से। ठीक है, तो इसीलिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल लग जाएगा। क्रेडिट कर देंगे 7,000 7,000 इक्वल। अभी तक देखो पूरा हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन एकदम मस्त इक्वल चल रहा है। इक्वल डेबिट एंड क्रेडिट है हर एक ट्रांजैक्शन में। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। पेड 3,000 टुवर्ड्स रिपेयर ऑफ फर्नीचर। मेरा एक फिक्स सेट को रिपेयर की जरूरत है फर्नीचर को, तो 3,000 रुपए मैं अब यहाँ पे लिख ही लूंगी, वरना क्या होगा, मैं हमेशा अमाउंट भूल जाती हूँ। ठीक है, पेड फॉर रिपेयर्स। अब भैया इसमें कौन कौन से दो अकाउंट्स इफेक्ट होंगे? रिपेयर्स क्या होता है? मेरा एक्सपेंस होता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, कभी कभार मुझे ऐसे एक्सपेंडिचर्स करते रहना पड़ता है टू रन माय बिजनेस ऑपरेशन स्मूथली। भाई अगर कुर्सी को मरम्मत की जरूरत है तो कुर्सी का मरम्मत आप करवाओगे, वरना क्लाइंट गिर पड़ेगा जो बैठेगा उस पर। ठीक है, तो रिपेयर्स मैंने बोला एक्सपेंस लगे तो उसका अकाउंट खोलना है। रिपेयर्स अकाउंट खुल जाएगा आपका। एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो क्या मानूंगी उसको? नॉमिनल अकाउंट मानूंगी। रूल क्या लगा दूंगी? एक्सपेंस है तो 3,000 डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा अकाउंट कौन सा इफेक्ट होगा? क्योंकि हम पेमेंट कर रहे होंगे, ठीक है, कैश या बैंक नहीं लिखा है, मैं कैश मान लेती हूँ, तो कैश में हम पेमेंट कर रहे हैं मान लो, तो ये मेरा रियल अकाउंट है। दिस गोज आउट, 3,000 रुपए का क्रेडिट में डाल दो पैसा। क्लियर? ओके, 12th वाले पे आ जाते हैं। परचेज अ कार फॉर ऑफिस यूज एंड पेड थ्रू बैंक 3 लाख रुपीज। हमने एक कार परचेज करी है और ध्यान रखो ऑफिस यूज के लिए, यानी कि ये मेरा एक फिक्स्ड एसेट बन जाएगी एंड वी पेड थ्रू बैंक। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर मेरा एक तो कौन कौन से अकाउंट्स इफेक्ट होंगे ध्यान से देख लेना। 12th है परचेज्ड कार फॉर, चाहो तो लिखो चाहो तो मत लिखो, ऑफिस यूज। यहाँ पर कौन कौन से अकाउंट्स इफेक्ट होंगे? मेरा एक असेट बढ़ रहा है बिजनेस में, तो मोटर व्हीकल या फिर कार अकाउंट, कुछ भी आप खोल सकते हो। मोटर व्हीकल अकाउंट एक आ गया, फिक्स्ड असेट आ गया मेरा। दूसरी चीज क्या हुई? मैंने बैंक से पेमेंट किया है, बैंक अकाउंट से। ठीक है, तो बैंक अकाउंट इफेक्ट हो जाएगा। मोटर व्हीकल अप, बैंक गोस डाउन। दोनों क्या है? यहाँ पर मेरा रियल अकाउंट है, बैंक मेरा पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, मोटर व्हीकल मेरे रियल अकाउंट में क्या है? कम्स इन, क्योंकि मोटर व्हीकल आ रही है मेरे पास। 3 लाख का ट्रांजैक्शन है, तो 3 लाख डेबिट कर दिया, डेबिट वर्ड कम्स इन। बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, ये गिवर है, क्योंकि बैंक अकाउंट में से पैसा जा रहा है, बैंक अकाउंट इज गिविंग, तो 3 लाख रुपए क्रेडिट द गिवर के हिसाब से क्रेडिट हो जाएंगे बैंक। चलो, ये भी हो गया भाई 3 लाख रुपए का। इशूड अ चेक, नेक्स्ट देखो, इशूड अ चेक ऑफ 10,000 टू सेटल पार्ट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। अब क्या होता है कभी कभी, ध्यान से देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? पहले तो ये समझ लो, दिस इज अ काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग। क्या होता है कि कभी कभी ना बैंक जो है ये फैसिलिटीज देता है, जनरली बिजनेसमैन को ये फैसिलिटी मिलती है कि अगर आपके अकाउंट में जितना भी पैसा है, अगर कभी आपको जरूरत पड़े, कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हो कि उतने से थोड़ा सा ज्यादा पैसा आपको निकालना पड़ जाए, तो बैंक वो अलाउ कर देता है। मतलब क्या? अगर 3 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में पड़े थे और आपने एक ट्रांजैक्शन किया 3,20,000 रुपए का, तो बैंक विल लेट यू विड्रॉ दैट एक्स्ट्रा 20,000 एंड देन यूल हैव टू पे इट ऑफ टू द बैंक लेटर ऑन। दिस स्टैंड्स एज अ लोन फॉर यू, कि ये एक शॉर्ट टर्म बोरिंग टाइप का आपके बुक्स में स्टैंड करेगा, क्योंकि आपको इसको वापस तो करना ही पड़ेगा। बैंक ने कोई चैरिटी नहीं करी, ये बस एक फैसिलिटी है जो दी जाती है, जनरली बिजनेसमैन को दी जाती है, ताकि उनके जो ट्रांजैक्शन है वो स्मूथली रन कर सके ना। थोड़ी बहुत ऐसी टेक्निकलिटीज की वजह से उनका ट्रांजैक्शन पूरा वो बाउंस ना हो जाए। समझ आई बात? चलो, तो अब क्या हुआ कि 10,000 रुपए का मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट कुछ था, ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बैंक ओवरड्राफ्ट नाम का कुछ एक अमाउंट जो है वो मेरी बैलेंस शीट में आ रहा था एज अ लाइबिलिटी। कुछ शॉर्ट टर्म बोरिंग हुई होगी मेरी, कभी मैंने विड्रॉ कर लिया होगा एक्स्ट्रा मनी। अब मैं क्या कर रही हूँ, उसमें से 10,000 रुपीज का पेमेंट कर रही हूँ। और भी है बैंक ओवरड्राफ्ट, बट अभी मैं फिलहाल 10,000 का कर रही हूँ थ्रू अ चेक। तो अब देखो इसको कैसे ट्रीट करना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 13 वाला देखते हैं, पेड बैंक
ओडी में ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है, तो शॉर्ट में लिख रही हूँ। तो क्या कौन कौन से अकाउंट्स इफेक्ट होंगे? सबसे पहले तो मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट का जो अकाउंट, जो लायबिलिटी खुली हुई होगी मेरी बुक्स में, वो कम हो जाएगी 10,000 रुपए से, क्योंकि मैं उसे पे ऑफ कर रही हूँ। दूसरी चीज क्या होगी? मेरा बैंक अकाउंट कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने बैंक अकाउंट से ही तो उसमें पेमेंट किया है, चेक इशू किया है, राइट? अपना एक लोन पे ऑफ करने के लिए बस मैंने एक चेक इशू किया है, इस तरीके से समझ लो। अब ध्यान देखो, ध्यान दो, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? एक पर्सनल अकाउंट होता है। क्यों पर्सनल अकाउंट होता है? बिकॉज इट इज अगेन रिप्रेजेंटिंग द बैंक, द कॉर्पोरेट एंटिटी, जिसका उधार है मेरे सर पे, ठीक है? क्योंकि बैंक को पर्सनल अकाउंट माना जाता है, तो इसको भी माना जाएगा, ओवरड्राफ्ट को, ठीक? दोनों पर्सनल अकाउंट है। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है? गिवर मेरा बैंक अकाउंट है, गिव कर रहा है मनी किसको? कौन रिसीव कर रहा है? बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट, ठीक है? तो डेबिट कर दो रिसीवर को, मैं फिर हम भूल गई, शायद 10,000 था, और 10,000 क्रेडिट हो गया बैंक अकाउंट में। क्लियर हुई बात? अगर हाँ, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आपको ऐसे बहुत सारे इंसाइटफुल वीडियोस मैं प्रोवाइड करती रहूंगी आगे भी, ठीक है? और अगर मेरे पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपको एक फोन नंबर मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। डेली वहां पर आपकी क्लासेस ऑन टाइम होंगी, और विद लॉजिक सारी चीजें हम समझते हुए चलेंगे। चलो, 14th पे आ जाते हैं। कैश पेड टू क्रेडिटर्स 20,000 आफ्टर अवेलिंग 500 रुपीज ऑफ डिस्काउंट। मान लो मेरे कुछ बुक्स में क्रेडिटर्स खड़े हुए थे, ठीक है? 20,000 रुपीज के क्रेडिटर्स खड़े हुए थे, ऐसा मान लो। मैं क्या कर रही हूँ, आज की डेट में उनको पे ऑफ कर रही हूँ। उन्होंने मुझे 500 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, इसका मतलब एक्चुअली मेरे जेब से कितने गए? 19,500, ठीक है? चलो, इसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पे, तो समझ में आएगा। 14 मनी पेड टू क्रेडिटर्स। तो कौन कौन से अकाउंट्स इफेक्ट होंगे? एक तो क्रेडिटर्स अकाउंट नीचे चला जाएगा, वाई? बिकॉज मेरे सर से जो बोझ था ना मेरे सर पे 20,000 का, वो कम हो जा रहा है। दूसरी चीज, तो पहले तो चलो ये इसी का कर लेते हैं। क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट होते हैं, बिकॉज ये किसी पर्सन को या किसी आर्टिफिशियल एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है? तो पर्सनल अकाउंट हो गया। उसके बाद ये बताओ मुझे, पर्सनल अकाउंट में रूल कौन सा लगेगा? डेबिट द रिसीवर का रूल लगेगा, क्योंकि यहाँ पर क्रेडिटर्स जो है वो मेरे से पैसे रिसीव कर रहे हैं, तो रिसीवर का रूल लगेगा। ओके, और कितना पैसा लिखूंगी मैं? कितना लिखूंगी? यहाँ पे मैं लिखूंगी डेबिट में, डेबिट द रिसीवर है तो 20,000 पूरा पूरा लिखूंगी। यहाँ पर मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ? आप हो सकता है सोच रहे हो कि मैंने यहाँ पे 19,500 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैंने पे तो 19,500 ही किया था ना। मैंने ये इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मुझे साफ बोला है कि मैं 20,000 रुपए का हिसाब चुकता कर रही हूँ अपना। यानी कि मेरे क्रेडिटर्स जो रहे होंगे, वो 20,000 रुपए पे स्टैंड कर रहे थे। अब मैंने उन्हें 20,000 रुपए का पेमेंट करने गई जब, तो उन्होंने कहा नहीं छोड़ो, ठीक है, 500 रुपए मैं छोड़ रही हूँ तुम्हारे, वो देने की जरूरत नहीं है, और उन्होंने मुझे डिस्काउंट दे दिया। तो ऐसा थोड़ी है वो 500 रुपए मुझसे बाद में ले ही लेंगे, नहीं। 19,500 में ही पूरा मामला रफा दफा हो गया। यानी कि अगर क्रेडिटर्स खड़े थे 20,000 पे, और मुझे उन्हें 20,000 से कैंसिल करना है, तो भाई मैं 20,000 से ही कैंसिल करूंगी, 19,500 से करूंगी, तो उनका 500 का हिसाब बचा रह जाएगा ना, सेटल नहीं होगा उनका अकाउंट पूरा पूरा। आई होप आपको बात समझ में आई है, और इसीलिए मैं क्रेडिटर्स को डेबिट कर रही हूँ 20,000 से, पूरे पूरे से। अभी आगे और समझो थोड़ा सा, तो आपको क्लियर होगा मैं कह क्या रही हूँ एग्जैक्टली। 20,000 से अभी तक इसको डेबिट किया, दूसरा अकाउंट कौन सा यहाँ पर इफेक्ट होगा? मैंने शायद कैश से पेमेंट किया था, एक बार चेक कर लेते हैं किससे किया था पेमेंट। कैश पेड टू क्रेडिटर्स, ठीक है। कैश अकाउंट मेरा इफेक्ट हो गया यहाँ पे। कैश अकाउंट क्या है? एक रियल अकाउंट है, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल लग जाएगा, गोज आउट। ध्यान रखो, आउट कितना गया है मेरे पास से? एक्चुअली 19,500 ही आउट गया है। तो मैम अब ये तो बैलेंस नहीं हो रहा है, 20,000 और 19,500, तो मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन सही नहीं बैठ रहा है। तो क्या करना है, जो 500 रुपए का डिस्काउंट है ना, उसको भी तो अपने इस ट्रांजैक्शन में कंसिडर करो। तो डिस्काउंट रिसीव्ड। अब भाई ये डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट खोल तो लिया, होता क्या है ये? दिस इज अ काइंड ऑफ इनकम फॉर यू, और इसीलिए नॉमिनल अकाउंट है। ये वो 500 रुपया है, ये वो पैसा है जो मेरी जेब से जा सकता था मगर गया नहीं, किस्मत अच्छी थी। और जो पैसा जा सकता था मगर गया नहीं, वो एक तरीके से इनकम हो गई मेरी, ठीक है? तो अब ये इनकम जो है, क्रेडिट ऑल इनकम्स का रूल लग जाएगा, दिस इज एन इनकम,
क्रेडिट ऑल इनकम का रूल लग के 500 रुपए इधर आ जाएगा, 20,000 दोनों साइड पे बैलेंस हो गया। अब इससे हुआ क्या, 20,000 का पूरा हिसाब चुकता हो गया, कितना पैसा देकर, 19,500, और बाकी का बैलेंस किधर गया, डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव कर लिया मैंने अपना। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। थोड़े से डिफरेंट टाइप के, और आपकी बुक में जो एग्जाम्पल्स दिए होंगे ना, उससे मैंने थोड़ा सा हायर लेवल पे, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे जाकर क्वेश्चंस लिए हैं। क्यों? क्योंकि वो जो चुटपुटिया से क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हैं ना, वो तो आपसे सॉल्व हो ही जाएंगे अगर आपने ये वाले कर लिया तो। ठीक है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, और इससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा आगे के चैप्टर्स के लिए भी। तो भले थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा हो अभी, मेरे साथ समझते हुए चलो, अपने हाथ से 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना घर पे। आई अश्योर यू टोटली आपको ये क्लियर हो जाएगा। नहीं होगा तो मैं हूं ना यार, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना जो भी डाउट होगा। चलो 15th वाला देखते हैं। बैड डेट्स 3,000 के मैंने राइट ऑफ कर दिए। अब क्या हुआ भाई, राइट ऑफ करने का मतलब क्या होता है, ऐसा समझ लो कि मेरे 3,000 रुपए के बैड डेट्स हो गए। अब इससे कौन कौन से अकाउंट्स इफेक्ट होते हैं, अगेन इंपॉर्टेंट है, देखो आके। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपको लग रहा हो अपनी बुक से, क्योंकि डेफिनेटली मैं खुद मान रही हूँ मैंने थोड़े से अ, ऊंचे लेवल के क्वेश्चंस ले लिए हैं यहाँ पे, बट आपकी भलाई भलाई के लिए है वो। बैड डेट रिटर्न ऑफ। अब ध्यान से देखो कौन कौन से दो अकाउंट्स इफेक्ट होंगे। बैड डेट को मैं एक्सपेंस मानती हूँ अपने बिजनेस के लिए, मैं ऐसा सोचती हूँ बैड डेट से रिलेटेड होता क्या है। ये पहली बात तो, किसी डेटर ने मुझसे कुछ सामान उधार पे ले गया था, लेकिन आज की डेट में पैसा मांगने गई तो उसने मुझे भगा दिया कह के कि मेरे पास पैसा नहीं है। ये कैसी बदसलूकी है कि जिनके पास पैसा नहीं है तो मुझसे पैसे मांगने आ रही हूँ, और मैं मुंह लटका के वापस आ गई। ठीक, मेरा बैड डेट हो गया यहाँ पर। द डेट विच वॉज अर्लियर गुड नाउ बिकेम बैड। ठीक है, तो एक तो मेरा बैड डेट अकाउंट इफेक्ट होगा, क्योंकि मैं इसे एक्सपेंस मानती हूँ या लॉस मानती हूँ अपने बिजनेस का, तो वो अकाउंट इफेक्ट हो जाएगा कि मेरा एक्सपेंस हो गया। मैं ऐसा मान लेती हूँ कि मैं बाहर मार्केट में गई थी, पैसे गिराकर चली आई, ठीक, नुकसान हो गया, तो बैड डेट अकाउंट इफेक्ट होगा। दूसरा कौन सा अकाउंट इफेक्ट होता है, ध्यान रखो। एक तो मेरा एक्सपेंस बढ़ जाता है इस केस में, दूसरा क्या होता है, मेरे डेटर्स कम हो जाते हैं, क्योंकि उसने मेरे मुंह पे मुझे बोल दिया कि अब मैं पैसा वापस नहीं कर सकता, तो मैं अपने डेटर्स को क्यों खामखा बढ़ाकर रखूं, उसे कम कर लूंगी ना, अपनी उम्मीदें कम कर लूंगी। तो इसीलिए दूसरा कौन इफेक्ट होगा, डेटर्स अकाउंट या ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट, कुछ भी कह सकते हो आप। तो क्या हुआ है यहाँ पे, बैड डेट अकाउंट क्या होता है, एक्सपेंस मानती हूँ इसीलिए नॉमिनल अकाउंट माना है। और यहाँ पर कौन सा रूल लग जाएगा, एक्सपेंस है मेरा, तो मैं डेबिट कर दूंगी। डेबिट साइड में देखो, मैं फिर से भूल गई इसका जो अमाउंट है, 3,000 रुपए। 3,000 रुपए मैंने कर दिए डेबिट। अब डेटर्स कौन है मेरे, ये है पर्सनल अकाउंट। ये भाई कोई तो बंदा या बंदी होगा ना, इसीलिए पर्सनल अकाउंट है। अब कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर वाला। तो यहाँ पर ये जो मुझे नुकसान है, ये किसने दिया है, ये धोखा मुझे किसने दिया है मेरे मुंह पे, गिवर कौन है, डेटर है, तो क्रेडिट द गिवर का रूल लग जाएगा यहाँ पे। 3,000 रुपए ये नुकसान मुझे उसने ही दिया है। चलो, अब हम लोग आ जाएंगे 16th पे। 3 बस बची हैं, और 4 बची हैं, सॉरी, तो खत्म करते हैं फटाफट से इसको। रिसीव 1,500 फ्रॉम अ डेटर विच वॉज प्रीवियसली रिटर्न ऑफ। मुझे लगता है कि ये आपके लिए इस लेवल पे थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसको मैं कैंसिल आउट कर रही हूँ, इसको नहीं कर रहे हैं हम अभी। ठीक है, जब एक्चुअली थोड़ा सा और आपको इन इन सब मामलों में क्लैरिटी आने लगेगी धीरे धीरे, तब मैं आपको ये चीज समझाऊंगी। ठीक है, वैसे तो सिंपली बता देती हूँ कि इसका मतलब क्या है, बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, इसका मतलब है बैड डेट्स रिकवर्ड, एंड यहाँ पर क्या हो रहा है, बैड डेट्स रिकवर्ड को मेरी इनकम माना जाता है। तो यहाँ पर एक तो मेरा बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट यानी कि इनकम इफेक्ट हो रही है, और दूसरा यहाँ पर कैश आ रहा है मेरे पास, तो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट एंड कैश अकाउंट इफेक्ट होगा। अब इस पे रूल क्या लगेगा, ये वो ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मुझे नहीं लगता अभी मुझे डिस्कस करना चाहिए आपके साथ ही। 17 पे आते हैं। पेड रेंट 6,000 आउट ऑफ विच 1,000 इज फॉर नेक्स्ट मंथ, यानी कि मैंने 6,000 रुपए का रेंट पेमेंट किया। आउट ऑफ दिस 6,000 मैंने पे कर दिया ना, 6,000 में से 1,000 जो था वो क्या कर दिया मैंने, प्री पे। इसका अभी मैंने सर्विसेज नहीं उठाई है। ठीक है, मैं अभी वहां पे उस जगह पे मैंने उसको जगह को यूटिलाइज नहीं किया, उसे प्री पे कर दिया है। तो सर्विसेज मैंने अभी नहीं ली, पेमेंट पहले कर दिया। बाकी का 5,000 तो ओके है, ठीक है, इट वॉज पेड, इट वॉज फाइन, और मैंने उसकी सर्विसेज भी ले ली। अब देखो यहाँ पर कौन कौन से अकाउंट्स मेरे इफेक्ट होते हैं। देखो, यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ टू बी डिस्कस्ड लेटर, के बाद में डिस्कस करेंगे इसको जब सही टाइम आएगा तब। अभी आ जाते हैं रेंट पेड पे।
ध्यान से देखो कौन कौन से 2 अकाउंट्स हैं या 3 अकाउंट, 4 अकाउंट जो भी हैं, कौन से अकाउंट्स हैं जो इफेक्ट हो रहे हैं मेरे। सबसे पहले तो रेंट अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि मैंने खर्चा इनकर किया है तो ऑब्वियसली एक्सपेंस पर इफेक्ट आएगा ही आएगा। एक्सपेंस खड़ा हुआ है मेरा तो रेंट अकाउंट इफेक्ट होगा। और नॉमिनल अकाउंट होता है कोई भी एक्सपेंस का अकाउंट, एक्सपेंस है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस का रूल लग जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, धड़ल्ले से यहाँ पर 6,000 लिखकर मत चले आना। अक्रूवल अजम्पशन का पाठ याद करो। 6,000 में से कितने की सर्विस लिए हो अभी तक? 5,000 रुपए। तो क्या 6,000 को तुम अपना एक्सपेंस मान के पूरा 6,000 यहाँ पर लिख सकते हो क्या रेंट अकाउंट में? नहीं लिख सकते। हम इसे इस साल अपना एक्सपेंस कंसिडर, मतलब इस बार अपना एक्सपेंस कंसिडर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसकी सर्विस फ्यूचर में मुझे रिसीव होनी है, अभी नहीं रिसीव की है मैंने, पेमेंट पहले से कर दिया है बस। ठीक, तो 5,000 रुपए ही मैं डेबिट करूंगी एज माई एक्सपेंस, बिकॉज ऑफ वॉट, बिकॉज ऑफ द अक्रूवल अजम्पशन। यहाँ पर मैं लिख भी दे रही हूँ कि अक्रूवल कॉन्सेप्ट के कारण ही मैंने 5,000 रुपए ही सिर्फ यहाँ पर डेबिट किए। अच्छा, आगे की कहानी देखो आप। पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं, आई होप आप दिख रहा होगा। कैश अकाउंट, मान लो मैंने कैश में पेमेंट किया है, तो कैश अकाउंट मेरा रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर मेरा कैश गोज आउट हो चुका है, बाहर जा चुका है। कितना पैसा दिया है मैंने? 6,000 रुपए पूरा का पूरा मैंने दिया है, ये रियलिटी है। तो 6,000 रुपए क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक, 6,000 क्रेडिट। अब भाई इक्वेशन हो रही है डिसबैलेंस, 5,000 ही आए डेबिट में और क्रेडिट में है 6,000, तो 1,000 और डेबिट साइड में आना चाहिए। वो कौन लेकर आएगा? मेरा मसीहा बनकर प्रीपेड रेंट अकाउंट आ जाएगा। प्रीपेड रेंट अकाउंट मुझे खोलना पड़ा, क्यों? ये एक अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। किसको रिप्रेजेंट करने के लिए? मेरा जो लैंडलॉर्ड है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग माय लैंडलॉर्ड। सबसे पहले ये किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, सवाल करो। हाँ, रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे लैंडलॉर्ड को। क्या बोल रहा है कि हाँ, उसको उसको जो है मैंने रेंट प्री पे किया है, उससे मुझे सर्विस लेनी है, लेनी है, लेनी है। तो दूसरा सवाल क्या होना चाहिए? डू आई हैव टू रिसीव और गिव समथिंग टू हिम? तो यस, आई हैव टू रिसीव फ्रॉम हिम। आई हैव टू रिसीव व्हाट? फ्यूचर सर्विस, रेंटल सर्विस जो है वो मुझे उससे रिसीव करनी है फ्यूचर में। और सिंस रिसीव करनी है, पहले तो यहाँ पे मैं लिख दूं, दिस इज अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। सिंस मुझे इससे सर्विस रिसीव करनी है, तो मैं यहाँ पर डेबिट द रिसीवर का रूल लगा दूंगी और 1,000 रुपए डेबिट में डाल दूंगी। अब हो गया मेरा इक्वेशन बैलेंस 6,000 6,000। क्लियर हुई बात? बहुत इंपॉर्टेंट था ये भी, क्योंकि क्या है ना, थोड़े से जो एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शन है ना, आपके लिए थोड़े से मुश्किल साबित हो सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहो, बिल्कुल आराम से आपको आ जाएगा। सिंपल वाली एंट्री आ गई, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स 4,000। ऐसा मान लो कि जो कस्टमर्स हैं उन्होंने कुछ गुड्स जो है वो मेरे रिटर्न कर दिए। ठीक है, 18 वाले पे आओ। गुड्स रिटर्न, उन्होंने मुझसे खरीदा था, अब रिटर्न कर दिया। तो कौन कौन से अकाउंट्स यहाँ पर इफेक्ट होंगे? देखो, एक तो मेरा सेल्स रिटर्न अकाउंट इफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले सेल किया था, जो गुड जो सेल किया था मैंने गुड, वो वापस आ चुका है मेरे पास, तो सेल्स रिटर्न हो गई है मेरी, इसीलिए सेल्स रिटर्न अकाउंट यहाँ पर इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये एक कंसिडर किया जाता है नॉमिनल अकाउंट। वाई? बिकॉज सेल्स परचेज नॉमिनल अकाउंट कंसिडर होता है, ये भी नॉमिनल अकाउंट ही है। ये वो पैसा है जो मेरे जेब में आते आते नहीं आ पाया, रह गया। ठीक है, मेरी जेब में नहीं आया पैसा। जो पैसा मेरी जेब में नहीं आया, आने वाला था पर नहीं आ पाया, तो वो एक तरीके से मैं मानूंगी जेब से चला गया और उसे मैं एक्सपेंस मान लेती हूँ। ठीक है भाई, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस के रूल से मैं पैसा यहाँ पर डेबिट कर दूंगी, अगर मुझे याद रहता तो। आई थिंक 4,000। ठीक है, 4,000 रुपए का सामान जो है वो डेबिट हो चुका है। दूसरा अकाउंट कौन सा यहाँ पर इफेक्ट हो रहा है बेटा? देखो, ध्यान दो। मैंने क्या किया होगा? मैंने सामान पहले क्रेडिट पर सेल किया होगा, है ना? अब वो पैसा उन लोगों ने मुझे लौटा, मतलब वापस तो किया नहीं, उससे पहले ही सामान वापस अगर मेरा भेज दिया, तो अब वो मेरे उतने रुपए के डेटर नहीं रह गए। राइट, 4,000 रुपए का सामान अगर वापस कर दिया, तो अब वो मुझे ये 4,000 रुपए नहीं देंगे, उन्होंने मुझे सामान ही वापस कर दिया। तो मेरे डेटर्स 4,000 रुपए से नीचे आ जाए। क्लियर? मेरी जो 4,000 की रिसीव करने की उम्मीदें थी ना, वो मिट्टी में बह जाएंगी और डेटर्स अकाउंट इफेक्ट हो जाएगा। डेटर्स अकाउंट क्या होता है? एक पर्सनल अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट द गिवर के रूल से यहाँ पर हम 4,000 क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि इसने मुझे ये सामान वापस किया है। क्लियर हो रही है बात? ही इज द गिवर ऑफ दिस सामान। ठीक है, तो
पैसे वापस आ गए। सॉरी, सामान वापस आ गया। ओके। अब आ जाते हैं लास्ट पे, पेड कैरेज चार्जेस 2500 फॉर गुड्स परचेज। कैरेज चार्जेस क्या होते हैं, हमेशा ध्यान रखना, कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो पैसा लग रहा है वो कैरेज चार्जेस होता है। मतलब सामान यहाँ से वहां भिजवाने के लिए, चाहे आप सामान अ, सामने वाले बंदे की फैक्ट्री से अपने यहाँ पर बुलवा रहे हो उसलिए आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज देना पड़ा, या अपने यहाँ से किसी के यहाँ भिजवा रहे हो उसलिए देना पड़ा, उसे कैरेज बोलोगे आप। ठीक है। ओके। 2500 रुपए पेमेंट किया है तो ये एक खर्चा होता है बिजनेस के लिए, और ये भी नहीं मेंशन है कि कैश में किया या कैसे किया। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 2500, कैरेज एक्सपेंसेस पेड। तो सबसे पहले तो एक्सपेंस का अकाउंट खुल जाएगा, बिकॉज मेरा एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, तो कैरेज अकाउंट खुल जाएगा यहाँ पे। दूसरा, मान लो मैंने कैश में पेमेंट किया है, तो एक तो नॉमिनल अकाउंट है ये है रियल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एक्सपेंस गोज आउट। 2500 2500। देखो, ध्यान से देखो, मेरे सारे के सारे जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सब बैलेंस हो चुके हैं। हर जगह देखोगे डेबिट और क्रेडिट इक्वल बैठ रहा है। जहां पर भी आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ दो अकाउंट लिखने से डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं हो पा रहा है, और ये आपको कैसे पता चलेगा, बेटा विद प्रैक्टिस ही पता चल पाएगा। इस क्वेश्चन को आप ये मत समझ लेना कि मैंने मेरे साथ में आपने कर लिया तो आपको आ जाएगा, नहीं, 2 से 3 बार खुद से हाथ से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपको ये फुल एंड फाइनल क्लियर होगा। और फिर आपको दिमाग में अपने आप चीजें क्लिक होने लगेंगी कि आपको इस क्वेश्चन में ऐसे करना है, ऐसे करना है। ठीक है। जहां पर भी बैलेंस नहीं हो तो सोचना और कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, जिसको आप यहाँ पर लिख सको कि डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको इंपॉर्टेंट जो भी थे ट्रांजैक्शन, वो मैंने आपको ऑलरेडी मार्क करके दे दिए हैं। लेट मी सी, अगर कोई और रह रहा हो तो मैं आपको मार्क करके दे दूं, जिससे आप स्पेशल उस पे फोकस दे पाओ। डेप्रिसिएशन वाला ले लो एक, और रेंट इन एडवांस वाला, क्योंकि एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शंस तो अच्छे से आप प्रैक्टिस करके जाना, थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं बच्चों को। ओके। ये वाला एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शन है। बाकी ऐसा कुछ खास नहीं है, बाकी सब नॉर्मल ही था। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, मॉडर्न अप्रोच को समझना चालू करेंगे, एंड देन उसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है। अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड ये जो नोट्स हैं अगर आपको चाहिए तो ये आपको टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, प्लीज ज्वाइन करके ही डाउनलोड करना। कई सारे बच्चे डाउनलोड करते रहते हैं बट आप ज्वाइन नहीं करते, बेटा आपके पैसे थोड़ी ना लग रहा है, प्लीज ज्वाइन कर लो, मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है। तो मैं अच्छे अच्छे नोट्स आपके लिए हमेशा बनाती रहूंगी। लेट्स नॉट ब्रेक दिस कंटिन्यूटी फ्रॉम माई एंड एंड फ्रॉम योर एंड एज वेल। ओके। चलिए, तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।